दोस्तों, मेरे साथ मौजूद शख्सियत को आप देख रहे हैं डॉक्टर आमिर तौकीर, डायरेक्टर हयात एकेडमी, हयात फाउंडेशन। या हयात, हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने शुरुआत की थी हयात एकेडमी से और मैं देख रहा हूँ तब से हयात ने अपने आप को इतना ज्यादा एस्टेब्लिश रुड़की के अंदर किया है, एक ब्रांड बन गया है हयात। यहाँ पढ़ने के लिए एक बच्चों का सपना होने लगा है कि मैं भी हयात में पढ़ूं। तो डॉक्टर आमिर तौकीर, हेलो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़। शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरी मुलाकात आज जो आपसे हुई है वो मेरे माइंड में खुद से कुछ सवाल हैं आपके लिए जिन्हें मैं लेकर आया हूँ। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है मुझे लगता है। चलिए खैर, बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हयात एक ब्रांड बन चुका है, आपकी एक छोटी सी जर्नी कहाँ से शुरुआत किया, कैसे किया, उसके बारे में। काशिफ जी, हयात को लेकर जो हमारी स्टार्टिंग हुई वो हम लोगों ने शुरुआत की 2014 से। बेसिकली शुरुआत हमारी 12 से है, लेकिन प्रोफेशनली हम लोगों ने स्टार्टिंग की है 14 से। और 14 से स्टार्ट करने के बाद में बच्चों का प्यार, पेरेंट्स का विश्वास हम लोगों को मिलता गया। और मुझे भूल गए आप, मैं भी तभी आया था 2014 में सब मैं आपके पास आया था, आपसे मुलाकात। बिल्कुल आपसे मुलाकात हुई और तभी से आपसे जुड़े हुए भी हैं। बिल्कुल। बच्चों से रिजल्ट हम लोगों को मिलता गया। हम लोगों ने बच्चों के साथ में थोड़ी मेहनत की, प्रयास किया मेहनत करने का, उसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिला। और अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक ब्रांड नेम, एक बहुत शानदार बिल्डिंग, एक बहुत शानदार एक एजुकेशन एटमॉस्फेयर हयात के अंदर जो अब देखने को मिलता है। शुक्रिया बहुत बहुत सर। अच्छा, हयात यानी आप कुछ दावे करते हैं, मैं भी करते हैं, हम डिफरेंट हैं दूसरों से जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, और आपका दावा भी अपनी जगह सही है क्योंकि सब करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ डिफरेंट क्या है आपके अंदर, क्या डिफरेंस है? देखिए काशिफ जी, किसी भी इंस्टीट्यूट को अच्छा बनाते हैं उस इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीके। और हम लोगों ने अपने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ किस लेवल पर जाकर हम लोगों को काम करना है। नॉर्मली क्या होता है कि क्लास के अंदर आपके पास में 50 या 40 स्टूडेंट्स हैं, सभी को आप एक ही फेज में और एक ही पेस के साथ पढ़ा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल कहाँ लाई कर रहा है और उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। यानी स्टूडेंट की साइकोलॉजी के साथ आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी, स्टूडेंट का जो फाउंडेशन है, बच्चे का जो नॉलेज का लेवल है वो कहाँ लाई कर रहा है और हमें कहाँ से काम शुरू करके कहाँ खत्म करना है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कुछ बेसिक चीजें लाइक कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स। नॉर्मली आपसे लिटरेचर के बारे में तो नहीं कहूंगा मैं, लैंग्वेज की थोड़ी सी कमांड आपके पास में होनी चाहिए। यदि ये बेसिक चीजें आपके पास में है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को एक सही गाइडेंस के साथ में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा पहला फोकस इसी बात के ऊपर रहता है कि किस तरीके से बच्चे की इन बेसिक चीजों को अच्छे से डेवलप किया जाए। यानी मैं अपनी ऑडियंस को अगर ये कहूं कि हयात जो है एक नब्ज को पकड़ते हैं एक हकीम की तरह, गलत नहीं हो? बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में बिल्कुल सही है। क्योंकि वो नब्ज जो है बहुत जरूरी है पकड़नी, जैसे कि एक पेशेंट के लिए उसकी नब्ज बता देती है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हयात भी यही काम करते हैं। हयात के अंदर आने वाला हर एक स्टूडेंट इनके लिए एक लाइक पेशेंट की तरह है। वो स्टूडेंट तो है, ये उसकी नब्ज पकड़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट, यानी इसको किस तरह की साइकोलॉजी के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज आपसे पता चली है मुझे, क्योंकि मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, लेकिन ये वाली चीज वाकई में आपको डिफरेंट बनाती है। और क्या अलग है आपका तरीका? देखिए, हमारे पास में कुछ यूनिक चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, नॉर्मली आप किसी भी क्लासरूम को देखेंगे तो वहाँ जो टीचिंग होती है वो नॉर्मल बोर्ड पर होती है, या तो मार्कर वाला बोर्ड होता है या कोई चौक वाला बोर्ड होता है। लास्ट 3 ईयर्स से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर डिजिटल बोर्ड्स को इंस्टॉल किया है। बिल्कुल, वो मैंने देखे आपके स्मार्ट बोर्ड से। तो स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है। डिजिटल बोर्ड्स के अंदर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। यानी आप ये समझिए, मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको दूं। एक तो हम थ्योरी में आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और दूसरा वो कॉन्सेप्ट आपको अपनी आंखों से होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक विजुअलाइजेशन के अंदर बच्चा चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि हमने इंस्टीट्यूट का जो माहौल है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव बनाया है। इंस्टीट्यूट का माहौल, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है। स्टूडेंट्स के अंदर एक होड़ रहती है कि भैया हमें काम और बेहतर तरीके से करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर लेकर आना है जहां हम एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने जो कही इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ आपकी हर जगह। वजह यह है कि एक तो
नॉइज प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई शोर शराबा नहीं है, क्लासरूम्स आपने इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि वहां बैठ के पूरा दिन भी स्टूडेंट बता रहे हैं तो उसे भारी नहीं पड़ता है। और ये जो आपने बताया कि स्टूडेंट में होड़ लगी रहती है, ये कभी बेसिक क्लासेस में होता है जी, जो हमारी साथ भी हुआ है, लेकिन बेसिक क्लासेस में आप उस वाले मेथड को यहाँ यूज कर रहे हो तो ये बहुत शानदार चीज है जी। आमिर सर, जहां तक मैं जानता हूँ आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जी। 11th क्लास से भी स्टूडेंट तैयारी करता है, बिल्कुल, और +2 के बाद भी आफ्टर जी 12th। जी। तो मैं आपसे अपनी ऑडियंस के लिए एक चीज जानना चाहता हूँ, मतलब एक सवाल मेरा अपना भी है जी कि स्टूडेंट को तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, वो आपके यहाँ करे या कहीं और भी करे, मतलब एक गाइडेंस मिल जाए स्टूडेंट्स को भी और उसके गार्जियंस को भी कि हमें बच्चे की तैयारी कब शुरू करानी चाहिए, पढ़े वो कहीं भी। जी काशिफ जी, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और मैं इस प्रॉब्लम को लोगों के सामने लाना भी चाहता था। अब आपके माध्यम से ये बात सामने और मेरी ऑडियंस ध्यान से सुने। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये बात सामने लाना चाहता हूँ। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में एक मिथ है। मिथ यह है कि पहले हम 11th क्लास कर लें, 12th क्लास कर लें, उसके बाद में हमें तैयारी शुरू करनी है। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में एक मिथ है कि हम अपनी मेडिकल की तैयारी 12th पास करने के बाद में शुरू करें, पहले हम 11th 12th कर लें, उसके बाद में हम तैयारी शुरू करें। और ज़्यादातर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी बोर्ड से आते हैं, उनके दिमाग में ये बात बहुत खासकर होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल एग्जाम हो यानी नीट एग्जाम हो या आपका जेईई एग्जाम हो, तैयारी करने का सबसे सही समय होता है 10th पास करने के तुरंत बाद। जैसे ही आप 10th को पास करते हैं, आपके फंडामेंटल्स ठीक होते हैं। यदि आप 11th क्लास के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करके चलते हैं, 12th क्लास के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करके चलते हैं, तो बहुत सारे चांसेस ये रहते हैं कि आप 12th के साथ में ही किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर दें। अब नॉर्मली जो बच्चे 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आप 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं तो आप समझिए कि आपको एक ही साल के अंदर 11th एंड 12th दोनों कवर करना है, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब आप 12th के बाद तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर भी रहता है, एक अलग से प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि भैया हम आफ्टर 12th प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ईयर ड्रॉप हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, नो डाउट, जो भी आप अपनी प्रिपरेशन करें उसे आप 11th क्लास से स्टार्ट करें तो बेहतर है। यदि बच्चा 11th क्लास से प्रिपरेशन करता है तो सिलेक्शन के चांसेस मैं ये कहता हूं कि बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, यानी आप कहने का मकसद ये है कि 11th क्लास से पहले नहीं। बहुत अच्छी एक बात आपने और कही, मैं ध्यान से सुन रहा था कि अगर बच्चा बाद में करता है तो उसे 12th की भी तैयारी करनी है। जी, और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 11th में तैयारी करें, 12th में आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो आपका 12th के साथ सिलेक्शन हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि भी सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है। बिल्कुल। लेकिन इतना रहता है कि आपने 11th 12th अच्छे से कर ली, तो फिर यदि आप 1 ईयर ड्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन यदि आप 11th में प्रिपरेशन नहीं करते हैं, 12th में प्रिपरेशन नहीं करते हैं, फिर 12th के बाद से आप तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि फर्स्ट ईयर में आप सिलेक्शन पा लें या फर्स्ट ईयर में किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर दें। आपको 2-3 सालों का समय लग जाता है एग्जाम को क्रैक करने में। ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये 2-3 साल फ्रस्ट्रेशन में बच्चा जी जाता है, जी, क्योंकि उसने बहुत ये मेहनत की आप लोग देख रहे हैं कि कोटा के अंदर बहुत सारे केस आ रहे जी हैं। जी जी, उनके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम 11 12 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। जब हम 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन ना होने की वजह से बच्चा प्रेशराइज फील करता है, बिल्कुल, बच्चा स्ट्रेस में आता है और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर बड़ा हानिकारक साबित होता है। हाँ, क्योंकि इस कंडीशन में स्टूडेंट अकेला रह रहा होता है, घर परिवार से दूर, कोई संभालने वाला नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसके जहन में आती हैं, उसे ऐसा लगता है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। और काशिफ जी, सुसाइड एक बहुत खतरनाक, मैं मानता हूँ, मतलब पूरे एक परिवार को झकझोर देती है एक बच्चे की सुसाइड। काशिफ जी, कोटा को देश की, ये समझिए कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, और हम लोग भी इस बात को समझते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने कुछ इस तरीके का सिस्टम बना लिया है कि भाई बच्चे को यदि हम कोटा में भेजेंगे तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, बच्चे को कोटा भेजा जाता था, लेकिन उस समय के सर्कमस्टांसेस आप देखिए क्या होते थे कि उस समय छोटे छोटे शहरों के अंदर अच्छे कोचिंग्स नहीं थे। बिल्कुल, जब अच्छे कोचिंग्स नहीं होते थे तो पेरेंट्स को हार कर बच्चे को कोटा, दिल्ली या बड़ी सिटीज के अंदर भेजना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब छोटे छोटे शहरों के अंदर भी कोचिंग्स आ गए हैं और अच्छे कोचिंग्स आ गए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
तो बेहतर यह है कि पेरेंट्स बच्चे को अपने पास में रख कर तैयारी कराएं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट, टीचर्स बिल्कुल। का मोरल सपोर्ट ये बहुत जरूरी होता है तैयारी के दौरान बच्चे को मिलता। हाँ, और वो एटमॉस्फेयर भी उसका चेंज रहता है, वो खेल सकता है, थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट ले सकता जी, है, यार जी। दोस्तों के साथ घूम सकता है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है जी। पढ़ाई के साथ साथ। जी, जी। अच्छा आमिर सर, एक सवाल और आता है मेरे जहन में कई बार जब मैं रिजल्ट अक्सर देखता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जी लगभग 90% के आसपास जी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जी सिर्फ 10% ही हिंदी मीडियम वाले। मतलब इतना गैप, बहुत ज्यादा गैप, एक मेजर गैप है। काशिफ जी, इसका मतलब आप बड़ी अच्छी तैयारी करके आए हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप ये समझिए कि बड़ा अच्छा सवाल है, जिसका जवाब ऑडियंस को मिलना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि नॉर्मली जो बच्चे 11-12 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत चांस रहते हैं कि 12th के बाद उनका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल पहले साल में ही सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद से तैयारी करना शुरू करते हैं तो उन्हें कम से कम 2 साल 3 साल का समय देना पड़ता है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर में ही क्रैक कर देते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को थोड़ा समय देना पड़ता है। समय देना, ठीक है। अब यही चीजें है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इतना अवेयर नहीं होता है कि वो 11 से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। आप ये समझिए कि उसे माहौल आज तक ऐसा ही मिला है, ये भी कह सकता है, या बच्चे की काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो वो लोग 11th-12th में वो उस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक स्कूल एग्जाम को पास करने तक ही सीमित रह जाते हैं, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन पास की अपने एक फंडामेंटल्स बहुत बड़ी को क्लियर अचीवमेंट नहीं, मान लेता है। जी जी, फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करते हैं। बिना फंडामेंटल्स को क्लियर किए हुए बस बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रह जाते हैं, जिस कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं समझता हूँ कि भाई हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यदि हम उनका 11th-12th का कल्चर थोड़ा चेंज कर दें, 11th-12th में बच्चों के ऊपर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ी मेहनत होनी स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको उन बच्चों से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वो बच्चे कम टैलेंटेड नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो सीबीएसई का बच्चा दे पा रहा है। यानी इसके पीछे मेन जो रीजन है वो गाइडेंस का है कि जी। सही गाइडेंस ना होने की वजह बिल्कुल से बिल्कुल, ये इतना बड़ा गैप, गाइडेंस, रिसोर्सेज, बस यही कमी है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ऑडियंस ने देख लिया होगा, आमिर सर से मैंने 2-3 टॉपिक्स पे बात की, बड़े अच्छे से आमिर सर ने समझाया, और हयात फाउंडेशन ब्रांड क्यों बन चुका है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप लोगों के जहन में भी होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। आमिर सर से फिर एक बार बैठे के बात करेंगे और उन सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं जानता हूं आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आप मुझे टाइम देते हैं। थैंक यू।